हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट, 3 तरह की पढ़ी थी। उसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, जॉइंट क्या होता है। और इस चैप्टर में हमको सिर्फ प्राइवेट जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो प्राइवेट के क्या क्या फॉर्म्स हैं, लाइक 5 फॉर्म्स होते हैं टोटल, वो मैंने आपको बताए थे। क्या क्या थे? एक था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा था आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा है आपका पार्टनरशिप, चौथा है आपका कंपनी, और एक और है आपका 5वां, कोई मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमको ये 5 आपके फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने सिर्फ एक कवर किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। अब हम करेंगे सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देखो नाम से समझ आ रहा है, कोई एक हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। पहली बात तो ये हिंदूज़ के लिए होगा ऑब्वियसली, और ये एक फैमिली बिजनेस है, यानी कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अब इसको आप समझ सकते हो जैसे आप टिपिकल जो इंडियन सीरियल्स, अगर आपके घर में कोई भी देखता है, आप लोग भी देखते होंगे, एक आध कभी देखा होगा बचपन में, अभी तो उसमें नहीं दिखाते हैं कि पूरा एक फैमिली का सिर्फ एक ही बिजनेस होता है, लोग एक ही काम करते हैं, पूरे जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं यूजुअली, या फिर कुछ बड़ी लेडीज़ होती हैं, वो भी उसी में ही इंक्लूडेड होती हैं, राइट। तो ये उसी तरीके का है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसा होता है? अ बिजनेस विच इज़ कैरीड आउट बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा जो भी बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है, परस्यू किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो ये कैसा फैमिली बिजनेस है? विच इज़ कैरीड आउट बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। अब इसको किस एक्ट के अंदर गवर्न किया जाता है? देखो हमारे यहाँ जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए ना अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं, यानी कि वो उस एक्ट के अंदर गवर्नड की जाती हैं। उस एक्ट के अंदर से उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उस एक्ट से उनको लाइसेंस लेना होता है, तभी जाके वो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इस तरीके का जो फैमिली बिजनेस होता है, वो किस एक्ट के अंदर आता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कौन सा एक्ट? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब ये जो फैमिली बिजनेस होता है, इसके लिए 2 एसेंशियल कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल की जानी चाहिए। देन ओनली यू कैन ओपन योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर ये 2 कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो कंडीशंस, तो आप अपना ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकते या नहीं ओपन कर सकते। क्या 2 आपकी कंडीशंस हैं? सबसे पहला है आपका मिनिमम 2 मेल मेंबर्स, मतलब कम से कम 2 मेल मेंबर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जैसे हम खानदानी ज़मीन कहते हैं ना, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, तो हमारी जो पूर्वजों की ज़मीन एज इन पूर्वजों की प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत टाइम से चला आना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी टाइम से होना चाहिए, मतलब पुराना होना चाहिए, नया नहीं खोलना है आपको, एंसेस्ट्रल होना चाहिए, तभी तो हम इसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल रहे हैं। यानी कि ये एक तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और लोग इसको आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ऐसा है। तो मतलब हम देखते हैं ना, ये टिपिकल सीरियल्स में और मूवीज़ में ये वही है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो क्या होता है? पहले तो इट इज़ कैरीड आउट बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दूसरा कि इसको कौन से एक्ट के अंदर गवर्न किया जाता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 4 बार बोलो, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, राइट। इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? 2 मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप अपना ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन कर सकते हो। समझ आया ना? अब इसके ना कुछ फीचर्स हैं, फिर कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था। इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे नाम पहले पढ़ लो सारे। फॉर्मेशन, ठीक है, पहला है आपका फॉर्मेशन, फिर आपका आता है लाइबिलिटी, राइट, फिर आता है कंट्रोल, कंटिन्यूटी, फिर लास्ट में आता है आपका माइनर मेंबर, राइट।
फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी, माइनर मेंबर। अब देखो ये जो मैं फीचर्स पढ़ा रही हूँ, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सब फीचर्स हमने सोलो प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़े थे। बस ये है कि इन फीचर्स का मतलब अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यही सारे फीचर्स आप आगे भी पढ़ोगे, आगे की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ोगे, फॉर्म्स, उसमें भी आप ये फीचर्स पढ़ोगे। पर उसमें हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, उसमें लाइबिलिटी कैसी होती है, उसमें कंट्रोल कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बस पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, कुछ नए पॉइंट्स आ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स घट सकते हैं, पर पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी एंड माइनर मेंबर्स। अभी क्या क्या ये फीचर्स हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन के बारे में मैंने बता दिया, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स और आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो आपकी क्या होंगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और आपका मिनिमम 2 मेल मेंबर्स। साथ ही साथ इसके लिए कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खास लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एग्रीमेंट वगैरह आपको कुछ नहीं चाहिए होता। बस 2 कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी, मेल मेंबर्स और आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। फिर अभी कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, इस पर किसका कंट्रोल होता है। देखो हमारे जो, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है, फैमिली में यूजुअली हेड कौन होता है फैमिली का, ऑब्वियसली जो सीनियर मोस्ट इंसान होता है। चाहे वो आपकी, जैसे अगर आप अपनी फैमिली में रहते हो, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं, तो अगर आपकी दादी हैं तो वो खाली अकेली दादी हैं अगर, तो वो आपकी हेड कहलाई जाती हैं। यूजुअली हम जैसे कुछ भी पूछते हैं, परमिशन लेते हैं उनसे, लेते हैं कुछ काम होता है तो उनसे पूछते हैं, होता है ना। और अगर आपके दादाजी भी हैं तो वो हेड कहलाए जाएंगे। तो हेड कौन होता है यहाँ पर, जो कंट्रोल होता है, यहाँ जो मैनेजर होता है, यहाँ जो कंट्रोल करता है, वो कौन होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर, ठीक है, सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर, उसे हम हेड कहते हैं। और यहाँ पे हेड को एक नाम दिया गया है जो कि है कर्ता, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, कर्ता। यानी कि कर्ता एक तरह से आप ये मान लो कि ये सबका कर्ता धर्ता है, ठीक है, ऐसे समझो। और इसका मतलब भी यही है एक्चुअली, ये जो क्योंकि हिंदू फैमिली बिजनेस है तो यहाँ पे एक टर्म ये थोड़ा ना हिंदू आई मीन हिंदी वाला है, ठीक है। तो कर्ता उसको हम कहते हैं कि इसको सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर को, जो कि पूरे बिजनेस को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। और उस कर्ता के पास सारे लीगल राइट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करता है और वो सारे डिसीजंस खुद से ले सकता है। और कहीं भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी जैसे होते हैं ना, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिजनेस फर्म्स के, अलग अलग टेंडर्स होते हैं, तो उनमें वो एंटर कर सकता है। वो उसी के ऊपर है, मतलब कुल मिला के एक्स बोल रही हूँ, A to Z सारे डिसीजंस उस कर्ता को ही लेने हैं, ठीक है। वही कंट्रोल करेगा, वही मैनेज करेगा। और कर्ता होता कौन है, जो आपका सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का, ये होता है कर्ता। तो कंट्रोल समझ आ गया, फॉर्मेशन में समझ आ गया। नेक्स्ट आता है आपका लाइबिलिटी। जब हम देखो लाइबिलिटी की बात करते हैं, सोलो प्रोप्राइटरशिप मैंने समझाया था कि लाइबिलिटी किसकी होती है, उस एक बंदे की, क्योंकि वही सब कंट्रोल कर रहा है, वही ओन कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है। वहाँ पे एक ही बंदा था तो उसी की लाइबिलिटी थी, यानी कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। अगर उसको कुछ घाटा होता है तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद जाएगी, उसका सारा घर जाएगा, है ना, ठीक है। पर यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे तो भाई पूरा फैमिली बिजनेस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो क्या सबके घर ज़मीन जायदाद चले जाएंगे, नहीं। हमने बोला कि यहाँ पर मेंबर्स तो बहुत सारे हैं फैमिली के, ठीक है। पर अभी जस्ट पिछले पॉइंट में क्या पढ़ा था, कंट्रोल कौन कर रहा है, कर्ता। यानी कि एक सीनियर मोस्ट मेंबर, एक ही बंदा, वही कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है, तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी ना, वो अनलिमिटेड होगी। और बाकी बंदे जो हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ साथ दे रहे हैं, तो उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। यानी कि बाई चांस मान लो अगर उस बिजनेस फर्म ने बहुत सारा कहीं से क्रेडिट लिया हुआ है, क्रेडिट मतलब लोन वगैरह लिया हुआ है, हर बिजनेस फर्म को लोन लेना पड़ता है, इतने पैसे तो कहीं जेब में नहीं रखे किसी के पास। तो जब बाई चांस अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, तो जो क्रेडिटर्स हैं ना, जो आपके कर्जदार बोल रहे हैं, जिन मतलब बैंक वाले, एक तरह से बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक वाले लोग क्या करेंगे, बात सब लोगों को आके नहीं पकड़ेंगे, सब लोगों की ज़मीन जायदाद नहीं छीनेंगे, वो किसकी प्रॉपर्टी पर हाथ मारेंगे, सिर्फ कर्ता की। क्यों, क्योंकि वही आपका कर्ता धर्ता है, वही सीनियर मोस्ट मेंबर है, वही हेड है, वो कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है
कर्ताज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, राइट, वेयर इज अदर्स लाइबिलिटी यानी कि अदर मेंबर जो है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। किस हिसाब से होती है? अप टू देयर शेयर इन बिजनेस। अब हर किसी का इतना इतना शेयर होगा, हर किसी ने इतने इतने पैसे लगा रखे हैं, जैसे जितना 100% प्रॉफिट हुआ है उसमें से एक बंदे का 20% प्रॉफिट है, एक बंदे का 5% है, अब उसके हिसाब से उनकी लाइबिलिटी होगी, पर कर्ता की अनलिमिटेड होगी, ठीक है। अब बात आती है कंटिन्यूटी की, क्योंकि ये पूरा एक फैमिली बिजनेस है और अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो बिजनेस चल रहा है ये पुराना होना चाहिए, राइट। अब क्योंकि ये पुराना है यानी कि कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी तो है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अगर याद करो तो कंटिन्यूटी नहीं थी, वहाँ लैक ऑफ कंटिन्यूटी थी, क्योंकि वहाँ पे एक ही बंदा सब कुछ कर रहा था, आगे कौन करेगा, कोई है ही नहीं, रास्ता साफ है। पर यहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आगे आपके बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इट कैन बी कंटिन्यूड बाय अदर मेंबर्स अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ आया? अब आती है बात माइनर मेंबर की। अब देखो हर फैमिली में खाली बड़े बड़े लोग तो नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे भी क्या उस बिज़नेस का हिस्सा होते हैं क्या, या फिर वो नहीं होते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, अ चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, यानी कि पैदा होते ही उसका भी शेयर हो जाएगा उसमें, वो भी उस बिज़नेस का मेंबर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पैदा होते ही भाई बिज़नेस में अपना हाथ बटाने लग जाएगा, नहीं, उसका शेयर हो जाएगा। होता है ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे जो बच्चा होता है, कोई भी मतलब हीरो जो होता है, वो पढ़ करके आता है विदेश से कहीं से और वो अपना घर का बिज़नेस संभालने लग जाता है, यानी कि उसका ऑलरेडी शेयर है थोड़ा सा अपने उसमें बिज़नेस में, फैमिली बिज़नेस में, वो भी काम करने लग जाता है। तो माइनर मेंबर, माइनर किसे हम कहते हैं, जो कि बिलो 18 है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो उसका भी शेयर होता है। और फिर उसके बाद जब भी वो कंटिन्यू करना चाहे, मतलब बिज़नेस में एंटर करना चाहे, तो वो कर सकता है और उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से कुछ एग्रीमेंट साइन कराना है, कुछ आप कह सकते हो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी माइनर मेंबर्स के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे फीचर्स हैं किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। क्या क्या हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन, इजीली फॉर्म किया जा सकता है, बस 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या है जल्दी से कमेंट में अभी लिख के बताओ, जिससे मैं समझूंगी आपको याद हो गया है। फिर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमने पढ़ा, जल्दी से बताओ कि किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और किसकी अनलिमिटेड होती है, राइट। कंट्रोल, कंट्रोल में मतलब किसका कंट्रोल होता है और उस बंदे को हम क्या कहते हैं जिसका कंट्रोल होता है। कंटिन्यूटी, जल्दी से मुझे ये भी बताओ कि ये जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू किया जा सकता है आगे या नहीं किया जा सकता। और माइनर मेंबर के केस में क्या आपका सीन है, क्या माइनर मेंबर उस बिज़नेस का हिस्सा होता है और या फिर नहीं होता है, ये आपको बताना है। और अगर होता है तो कब से होता है वो मेंबर उस बिज़नेस का, ये भी बताना है। 5 पॉइंट्स आप जब भी लिखोगे कमेंट में ये वीडियो देखते हुए, आपको ये समझ लो ये चीज़ें याद हो गई, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछेगा आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फीचर्स हैं। अब इसके फीचर्स होने के साथ साथ हमारे पास इसके कुछ क्या आते हैं, मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। देखो हर किसी के फ़ायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। अब क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, सबसे पहला आता है आपके पास मेरिट्स। पहले हम मेरिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, मेरिट्स आता है, सबसे मेरिट आता है ईज इन फॉर्मेशन, ईजिली देखो फॉर्म किया जा सकता है। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा, ईजिली फॉर्म कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बस 2 कंडीशंस होनी चाहिए, 2 शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं आपके पास कि 2 मेल मेंबर्स मिनिमम और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, राइट। इफेक्टिव कंट्रोल कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी फैमिली मिलकर के बिजनेस चला रही है, तो ऑब्वियसली जब पूरी फैमिली एक साथ में है तो वो और सारा काम अच्छे से करेंगे ना, सारा काम इफ़ेक्टिवली करेंगे और एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल होता है। तीसरा आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये इसका एक मेरिट है कि अगर बता दिया ना मैंने लाइबिलिटी में कि कर्ता जो हेड है, जो कंट्रोल कर रहा है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लिमिटेड है, तो ये इसका एक फ़ायदा है कि बाकी सबका घर नहीं जाएगा उसमें, ठीक है, बाकी सबकी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, वो सब सेफ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सब मतलब नंगे हो गए बिल्कुल ही घर पर सड़क पर आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आता है 4th आपका कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, ये भी मैंने बता दिया, कंटिन्यूटी होती है भाई, आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। और लास्ट है आपका 5वां कि
मोर कमिटमेंट। जब बहुत सारे लोग एक साथ में काम कर रहे हैं, स्पेशली जब वो फैमिली मेम्बर्स हैं, बाहर के लोगों का नहीं पता पर वो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस में, लॉस आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ पर आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली, इमोशनली आप एक दूसरे का मोराल बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो कमिटमेंट अच्छा होता है किसमें, हिंदू फैमिली बिजनेस में। अब यहीं पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है भाई, डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ फैमिली के मेंबर्स हैं, और एक फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं भाई, 50 लोग तो नहीं होंगे ना, कोई फैमिली में 50 लोग देखे, नो। और ज़रूरी भी नहीं है कि सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स बिजनेस में ही जाएं, कुछ लोग अपना भी तो काम करेंगे, अपनी नौकरी धंधा पानी करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, थोड़े से कम लोग होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, वो तो एक ही बंदा था, उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, पर यहाँ भी सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा हैं पर फिर भी कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक डीमेरिट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। हमने यहाँ भी पढ़ा लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये तो आपका क्या है, मेरिट बन गया कि बाकी सब सेफ हैं, पर ये एक डीमेरिट बन जाता है कि भाई कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सोचो इतना बड़ा बिजनेस है, यानी कि इतने सारे मेंबर्स, 5-6 जितने भी 7-8 मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स, वो मिलके चला रहे हैं। अब क्योंकि वो बड़ा बिजनेस है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो लॉस अगर होता है तो वो भी ज़्यादा ही होगा, और लॉस ज़्यादा होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ कर्ता। लोग बाकी के मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो ये इसका एक डीमेरिट हो गया ना, खाली वो ही भाड़ में जाए, मतलब वो जो कर्ता है उसी के लेने देने पड़ जाएंगे, उसकी सारी ज़मीन जायदाद चली जाएगी, तो ये इसका एक डीमेरिट है। फिर आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब क्योंकि वो इकलौता कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, सारे डिसीजंस अपने हिसाब से लेता है ना, ये हमने पढ़ा था कंट्रोल वाले फीचर में, तो वो हो सकता है डोमिनेट करे लोगों को। अगर कोई इंसान कुछ भले के लिए, कोई मेंबर कुछ भले के लिए भी कोई सलाह दे रहा है, उसको सुझाव दे रहा है, तो हो सकता है वो ना माने, वो किसी और ही अपनी तिगड़म में लगा हुआ है, वो कुछ और ही घोटाला करने का सोच रहा है, वो और कहीं से पैसे कमाने का सोच रहा है, उल्टी सीधी राह पे चल रहा है, तो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है, वो करता है, तो वो सारे काम करेगा, तो हो सकता है वो बाकियों को डोमिनेट करे, अपनी अपनी चलाए, मनमर्जी करे, है ना। फिर आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। क्योंकि यहाँ पे कम मेंबर्स हैं और वो भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास हर स्किल हो, ज़रूरी नहीं। अब वहाँ पे हो सकता है कोई अकाउंट्स में अच्छा ही ना हो, तो अकाउंट्स कौन मैनेज करेगा, क्योंकि ये तो फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली को ही संभालना है, तो अकाउंट्स के लिए फिर आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है वहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी आपका काम चल रहा है, उसको कोई मैनेज नहीं करना जानता हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सब फैमिली का बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है किसी एक फील्ड में, राइट, कि भाई ये तो फाइनेंस संभालेगा, ये अकाउंट संभालेगा, ये मार्केटिंग संभालेगा, ये आपका कुछ और संभालेगा, सेल्स वगैरह, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि उनके पास जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, मैनेज करने की स्किल्स हैं, वो लिमिटेड होती हैं। फिर आता है मिस यूज़ ऑफ पावर्स। वही जो मैंने अभी बताया कि वो डोमिनेंस जब होता है कर्ता का, यानी कि जब वो डोमिनेटिंग हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी पावर्स का मिस यूज़ करेगा, तो ये यहाँ पर पूरी तरह पॉसिबल है। फिर आता है लिमिटेड मेंबरशिप। लिमिटेड मेंबरशिप मतलब कि आपका जो कर्ता है वो क्या कर रहा है, वो अपनी अपनी चला रहा है, वो हेड है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वो बताएगा कि किस मेंबर का कितना आपका शेयर हो सकता है, किसका कितना प्रॉफिट होगा, वही सब कुछ डिसाइड करता है, वो सारे डिसीजंस लेता है। तो यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि मेंबर्स का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है, मेंबर्स जो हैं बाकी के उन सब का रोल लिमिटेड होगा, तो ये एक डीमेरिट कहलाता है आपका। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट। अभी आप दोबारा से इतना पोर्शन रिवाइज कर लो जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हमने 2 पढ़ लिए हैं। कौन कौन से 2 पढ़ लिए हैं, देखो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था ना पहले, राइट, इसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया है और सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया। अब हम मूव करेंगे
पार्टनरशिप पर। ठीक है, पहले मैं ये दोनों ही सोल और जॉइंट, ये दोनों नहीं है, पिछले वाले वीडियो में कराने वाली थी, पर सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा सा लेंदी था, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मैंने इसीलिए इसमें रख लिया है। और अभी हम साथ में पार्टनरशिप भी करेंगे। उसके बाद आप ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस, 2 फॉर्म्स बच जाएंगे, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, ये 5 फॉर्म्स थे, राइट। अब हम मूव करते हैं किस पर, नेक्स्ट पर, यानी कि आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की देखो, अब जब हम बात करें, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या आ रहा है, नाम से समझ आ रहा है ना, पार्टनर्स हैं उसमें, यानी कि पार्टनर्स कब बनते हैं अब लोग, एक बंदा तो कोई अपना खुद का पार्टनर तो बनेगा नहीं, यानी कि मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए, तभी तो आपस में वो पार्टनरशिप करेंगे। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे से एग्री करते हैं कि हम मिल करके ये जॉइंटली ये वाली बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे, परस्यू करेंगे, तो राइट, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब मिलना, तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ एसोसिएशन है। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, हु अग्री टू परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी, जो कि एग्री करते हैं एक बिजनेस एक्टिविटी को परस्यू करने के लिए जॉइंटली। जॉइंट जहाँ पर है यानी कि पार्टनरशिप हो गया, मिल करके कर रहे हैं, तो मिनिमम 2 तो होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते, तो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर मेंबर्स who agree to pursue a business activity jointly, सिंपल। ठीक है, ये होता है पार्टनरशिप, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। स्मॉल में, क्योंकि जब स्मॉल मतलब ऐसा है कि जिसने अभी अभी शुरुआत ही करी है, बिज़नेस की दुनिया में कदम ही रखा है, तो हर कोई इंसान इतना बड़ा रिस्क लेने का नहीं सोचता, स्पेशली जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, आम जनता, तो हम नहीं इतना अरेंज कर सकते कि यार हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि हम अकेले कदम रखें, बिज़नेस स्टार्ट करें कोई, और इतना सारा लॉस फेस करने का रिस्क भी लें। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे साथ 2-3 लोग और हों जो अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, जो मतलब मिल करके काम कर सके। तो इसीलिए पार्टनरशिप पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। किसके लिए, एक तो स्मॉल बिजनेस के लिए और एक आपका मीडियम स्केल बिजनेस के लिए। ठीक है, स्मॉल और मीडियम दोनों ही। लार्ज में तो आपके पास, चलो अब जब आप लार्ज स्केल बिजनेस खोल रहे हो तो सोचो आपके पास पैसा हो गई खूब बेहिसाब, तो उसके लिए ये ज़्यादा फेमस नहीं है, पर पॉपुलर किसके लिए, स्मॉल एंड मीडियम। और साथ ही साथ ये वाला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, देखो प्रॉब्लम्स क्या थी, जो उसके डीमेरिट्स थे, यानी कि वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही बंदा है। यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो, एक नहीं तो दूसरा बंदा कंटिन्यू कर लेगा। वहाँ पर आप क्या कहते हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हो। कुल मिला के बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, और वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है कौन, पार्टनरशिप। ये सारी चीज़ें अभी हम फीचर्स में पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। मैं रिलेट करती चलूँगी सोल प्रोप्राइटरशिप से, जिससे आप वो भी रिवाइज हो जाएगा, आप कंपेयर कर सकोगे इजीली। तो पार्टनरशिप क्या है, ओवरकम करता है सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम को। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि जॉइंटली एक बिजनेस एक्टिविटी परस्यू करने के लिए एग्री कर रहे हैं। साथ ही साथ ये स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए परफेक्ट है, यानी कि पॉपुलर है। इसकी 1-2 डेफिनेशंस हैं, सिंपल, देखो ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं फटाफट से रीड कर दे रही हूँ, ईजी है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, राइट। पार्टनरशिप हैज़ 2 और मोर मेंबर्स, सिंपली वही कहानी है। ईच ऑफ whom इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनरशिप, सभी रिस्पॉन्सिबल है बराबर से। ईच ऑफ द पार्टनर्स में बाइंड द अदर्स फॉर डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि एक बंदा कुछ अगर कर रहा है तो वो दूसरे को भी उसमें बांध रहा है। अगर एक ने कर्ज लिया है तो वो कर्ज एक का ही नहीं है, अगर 3 मेंबर्स हैं तो वो तीनों के ऊपर कर्ज चढ़ेगा। ठीक है, ये होता है, यानी कि एक दूसरे को बाइंड करते हैं एक दूसरे के डिसीजंस, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ये हम फीचर में भी पढ़ेंगे अभी, राइट। अब आती है बात इसके फीचर्स की। जब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर क्या आता है आपका, फॉर्मेशन। देखो मैंने बताया था ना, फीचर्स वही हैं, अब यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन, रिस्क बेयरिंग, ठीक है, कंटिन्यूटी, लाइबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप,
नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डिसीजन मेकिंग। देखो इसके फीचर्स बहुत ईजी हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले के पढ़े थे ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, उसी तरीके से इसके हैं। इसके क्या फीचर्स हैं फटाफट से एक बार नज़र मार लेते हैं, जल्दी से डिटेल में अच्छे से समझते हैं। हालांकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो देखो वो वाला जो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था, जो आपका जॉइंट हिंदू बिजनेस था, वो किस में, कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड था? अभी किसी को याद हो तो वीडियो बैक करके बताओ। देखो उसमें कमेंट में लिखना फटाफट से, वो उसमें रजिस्टर्ड था जॉइंट हिंदू, या फिर आपका जॉइंट हिंदू एक्ट, जॉइंट हिंदू एक्ट 1956। मुझे जॉइंट हिंदू एक्ट की जगह एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद यही है फिर ये नहीं है, पर 1956 ईयर था, ये ईयर ज़रूर याद रखना है। अभी इसी तरीके से ये जो पार्टनरशिप वाला फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंदर रजिस्टर्ड होता है? ये किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है? नॉट अंदर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या याद रखना है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जो आपका हिंदू फैमिली बिजनेस है वो 1956, पार्टनरशिप 1932, राइट। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स क्या करते हैं, लेट सपोज 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, हम 5 का ही एग्जांपल लेके चलेंगे। अब 5 मेंबर्स हैं तो वो पाँचों क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बना लेंगे, एक डीड बना लेंगे कि भाई अपन लोग पार्टनर्स हैं, हम लोग मिल करके अपना अपना इतना शेयर ऑफ कैपिटल यानी कि इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, हम हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस तरीके का हम बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब सारी डिटेल्स उसमें होती हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी हमारे बिज़नेस की, हमारे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उन सब की क्या क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, साथ ही साथ क्या क्या रेशियो होगा, किस रेशियो में आपका प्रॉफिट और लॉस डिवाइड होगा, यानी कि इतना इसका इतना प्रॉफिट, उसका इतना प्रॉफिट। तो वो डिसीजन लेकर के डिस्कस करके सब लोग अग्री करते हैं और उस बेसिस पर एक पार्टनरशिप का डीड कहते हैं एग्रीमेंट को, तो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। अब ये जो एग्रीमेंट है इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस, रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट, राइट। पार्टनरशिप मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप मीन्स कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। कैसा बिजनेस? लॉफुल बिजनेस विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये जो 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पर अभी हाईलाइट करे हैं, पार्टनरशिप, लॉफुल बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट, ये याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? यहाँ पे अभी मैं समझाती हूँ। देखो क्या क्या याद रखना है कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है ना, उसमें 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें ना जो एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर मोटिव क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट। याद रखोगे क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में? लॉफुल बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट, लॉफुल बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट। अब ये लॉफुल और अर्निंग प्रॉफिट का क्या मतलब है? देखो ये तो हमने पढ़ा है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव ही यही होता है, अर्निंग प्रॉफिट। तो अगर आप कोई भी बिजनेस इस मोटिव से नहीं कर रहे हो, अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से अगर नहीं कर रहे हो कोई भी एक्टिविटी, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगी। अगर आप यानी कि क्या कहते हैं, चैरिटी करने के लिए कोई एनजीओ खोल रहे हो, मान लो 5 लोग मिलके एनजीओ खोल रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। 5 लोग मिलके कोई एनजीओ खोल रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि एनजीओ ओपन करना, एनजीओ में हम क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, फ्री फंड की सेवा दे रहे हैं, वहाँ पे मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट अर्न होना चाहिए तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। दूसरा, लॉफुल बिजनेस मतलब लॉफुल मतलब ऐसे कह लो आप, लीगल एक्टिविटीज़ आप करो, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी कोई नहीं करो। ये नहीं कि 5 लोग मिल गए, 5 पार्टनर्स मिल गए, वो मिल के डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा करते हैं हम ना बैंक लूटेंगे, और मोटिव तो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना है, पैसे कमाना है, पर यहाँ पर आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हो, बैंक रॉबरी कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अ लॉफुल या फिर लीगल एक्टिविटी, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। मान लो आप कह रहे हो कि हम गैम्बलिंग करते हैं, हम जुआ खेलेंगे, सट्टा लगाएंगे, 5 मिल करके पार्टनर्स, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
लॉफुल एक्टिविटी या फिर लॉफुल बिजनेस और अर्निंग प्रॉफिट, ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। देन ओनली जो आपकी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप कहलाएगी, तब भी आप लोग पार्टनरशिप में कहलाओगे, राइट। फिर आता है नेक्स्ट आपका रिस्क बेयरिंग। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। मैंने अभी बताया कि जो पार्टनरशिप डीड बनती है इसमें क्या मेंशन होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका शेयर जो है आपका प्रॉफिट का, कैपिटल का, लॉस का, ये सब तो रेशियो किस हिसाब से डिवाइड होता है, जो भी मतलब आपने एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया हुआ। और एग्रीमेंट किस बेसिस पे बनता है, म्यूचुअल डिसीजंस पर, राइट। इन केस ऑफ नो रेशियो, अगर नो रेशियो है, प्रॉफिट बोल रही हूँ, सॉरी, प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल। और अगर आपके पास आपने कुछ भी रेशियो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने एक सेकेंड, हाँ, अगर आपने कुछ भी रेशियो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो जितना भी प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपये मान लो प्रॉफिट है, 5 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 20-20 रुपये। पर अगर आपने स्पेसिफाई किया हुआ है डीड में तो क्या होगा, उस हिसाब से होगा, जैसे एक का मान लो 35 है, एक का 15 है, एक का 5 है, ऐसे कर करके आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। ये होती है कहानी फॉर्मेशन और रिस्क बेयरिंग की। फिर इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कंटिन्यूटी। तो अब आप खुद सोचो यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई कंटिन्यूटी नहीं थी। देखो आप रिलेट करते चलो, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई कंटिन्यूटी नहीं थी क्योंकि एक ही बंदा था। उसमें आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी थी क्योंकि वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं। यहाँ पे पार्टनर्स हैं, भले ही वो घर के पार्टनर्स घर के लोग भी हो सकते हैं, जैसे खास भाई हों या फिर कोई कजन्स हों या फिर कोई बाहर के भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स या कोई भी, तो कंटिन्यूटी होगी यहाँ पर क्योंकि मेंबर्स तो है ना। एक बंदा मर गया तो क्या मतलब कुछ आफत तो नहीं आ जाएगी, तो बाकी लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। कंटिन्यूटी कैसे होती है, इट कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर्स डिज़ायर टू कंटिन्यू, तब तक कंटिन्यू किया जाएगा जब तक सारे पार्टनर्स चाह रहे हैं कि हम इसको इस टाइम तक कंटिन्यू करें। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। लीगली ये ख़त्म हो जाता है बिजनेस अगर एक भी पार्टनर मर गया है या उसका रिटायरमेंट हो गया है। इट मे ऑल्सो बी कंटिन्यूड इवन आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ बाय सेटलिंग द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। अगर कोई एक बंदा इसकी डेथ हो गई है या फिर वो रिटायर हो गया है तो लीगली बिजनेस एंड हो जाता है, पर उसको कंटिन्यू किया जा सकता है बाय सेटलिंग द क्लेम। जो भी उसका क्लेम अपने को मिलेगा उस एक बंदे का, 5 में से जो 4 रह गए तो वो चारों बंदे उस 5वें बंदे का क्लेम आपस में डिवाइड कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे बिजनेस। ये होता है कंटिन्यूटी का प्रोसेस, यानी कि कुल मिलाकर बिजनेस कंटिन्यू तो किया जा सकता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं करेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर लेंगे। लायबिलिटी की अब हम बात करें तो देखो लायबिलिटी यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 5 मेंबर्स हैं, वो सब 5 इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज़ के लिए, राइट। तो जब वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ऑब्वियसली कोई भी आपका लॉस अगर होता है तो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जब सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे तो लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड होगी, यानी कि अगर लॉस होता है तो सबका घर बिकेगा, सबकी ज़मीन जायदाद बिकेगी, सब सड़क पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड होती है। ऑल ऑफ देम आर लाइबल टू पे बैक द डेट्स ऑफ द फर्म। सब लाइबल हैं, यानी कि सब जिम्मेदार हैं उस फर्म के डेट्स को, यानी कि कर्ज को पे बैक करने में। तो सब जिम्मेदार हैं तो सबका घर जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया आपका 4th पॉइंट। 5th आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, देखो एवरी पार्टनर इज द ओनर एंड एजेंट ऑफ द फर्म। हर जो पार्टनर है, 5 पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर ओनर भी है और हर पार्टनर एजेंट भी है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही बंदा था तो वही सब कुछ है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक हेड जो था वही ओनर था, वही सब कुछ था, बाकी सारे सिर्फ मेंबर्स थे, एजेंट थे। पर यहाँ पर सब ओनर्स भी हैं और सभी एजेंट हैं, यानी कि सब मिल बांट के काम करेंगे, कोई एक दूसरे पे रौब नहीं जमाएगा, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, सब मिल कर के डिसीजंस लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ करता ले रहा था सारे डिसीजन, यहाँ सब लोग लेंगे, ठीक है। एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर बाइंड अदर्स। एक पार्टनर का एक एक्ट दूसरे को बाइंड करता है, मैंने बताया था ना शुरू में, यानी कि जो 5 हमारे लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ठीक है, ये अपन के 5 बंदे हैं, ठीक है। अभी जो 5 बंदे हैं इनमें से मान लो इस वाले ने क्या किया, कोई क्रेडिट लिया,
क्रेडिट या फिर छोड़ो, इसने क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है। अब इनको क्या करना है, उसमें अपना पैसा लगाना है, कॉस्ट लगानी है। तो ऐसा नहीं कि इसने क्रेडिट बोल रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो खाली यही पैसा लगाएगा और जो प्रॉफिट वहाँ से होगा वो इसी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको सब कुछ मिल करके करना है। यानी कि एक का जो एक्ट है, इसने कौन सा एक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो इस वाले का एक्ट बाकी चारों को भी बाइंड करता है। ये सब भी पैसे लगाएंगे और जो प्रॉफिट होगा वो भी पांचों मिल करके शेयर करेंगे। तो एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड अदर्स, राइट। इट कैन बी कैरिड आउट बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। और अगर इनमें से मान लो एक गायब है, जैसे कि मान लो छुट्टी पर है, अच्छा मतलब उसकी वो अनवेल है, या फिर कोई भी इशू है, वो नहीं है यहाँ पर, प्रेजेंट नहीं है, एक या दो या तीन जितने भी, तो उनमें से कोई भी एक पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करके दूसरों के बिहाफ पे कोई भी एक्शंस ले सकता है, सिंपली, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सब मिल बांट के काम करते हैं। अब जब बात आती है नंबर ऑफ पार्टनर्स की, अब ऐसा नहीं है ना कि आप कितने, हमने क्या बोला, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा की भी तो कोई लिमिट होगी ना, ये नहीं 1000 लोग मिल करके कंपनी चला रहे हैं, नो। ये क्या होता है यहाँ पर, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100, ठीक है, एज पर द सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो इसे मैं थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, 2 सेक्शन याद रखने हैं। क्या याद रखना है, एक है आपका सेक्शन 464, कौन से एक्ट का, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कब आया था, ये याद रखना है, 2013, ठीक है। आपका जो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था, ये कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड था, जॉइंट हिंदू बिजनेस एक्ट 1956। और ये जो पार्टनरशिप वाला फॉर्म है, ये किसके अंदर रजिस्टर्ड है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो मेंशन हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके अंडर आपका क्या है कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्स टू मैक्स 100, दैट्स इट। 2 से 100 के बीच में इतने पार्टनर्स हो सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। पर करेंटली ये रूल नहीं चल रहा। कौन सा रूल चल रहा है भैया, फिर यहाँ पर अब चल रहा है रूल 10, इसी के अंदर कंपनीज एक्ट, बट कंपनीज एक्ट कौन सा वाला, 2014 वाला। कौन सा वाला, 2014 वाला। उसके हिसाब से क्या है, मिनिमम 2 और मैक्स टू मैक्स 50। ये 2 चीज़ें याद रखनी है सिर्फ। कौन कौन सी, एक पहला कि वैसे तो क्या है, मिनिमम 2 और मैक्स टू मैक्स 100, किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें भी सेक्शन 464। और वैसे अभी कौन सा रूल चल रहा है, 2 से 50 तक के मेंबर्स, किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2014, वो भी उसमें रूल नंबर 10। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए। इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, राइट। अब लास्ट आपका बचा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मैंने बता दिया भाई, देखो सब लोग लाइबल हैं, सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, सब लोग म्यूचुअली सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द फर्म, all of them are allowed to manage the firm, कैसे भी, जॉइंटली भी और इंडिपेंडेंटली भी। यानी कि अगर कोई 4 लोग नहीं है तो वो 5वां अकेले भी संभाल सकता है। ये नहीं कि दुकान ही बंद करके चले जाएं अपनी, ठीक है। जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं, डेली के डिसीजंस, दे आर टेकन बाय 1 और 2 ऑफ देम, मतलब जो उनमें से मेन लोग होंगे, ठीक है। बाकी जो क्रूशल डिसीजंस होते हैं वो सब मिल करके लेते हैं, सब लोग कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो सब मिल बांट के करते हैं। बाकी जो नॉर्मल डिसीजंस हैं वो क्या होगा, कोई 1-2 बंदे ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है यहाँ पे इसके फीचर्स ख़त्म। अब बात आती है इसके मेरिट्स की। टाइम देख लेते हैं, हाँ टाइम अभी है। तो मेरिट्स क्या हैं, देखो अब इसके मेरिट्स क्या हैं यहाँ पे। सबसे पहले ईजी टू फॉर्म, ईजीली फॉर्म हो सकता है। मैंने बताया कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होंगे, नाम से वैसे समझ आ रहा होगा। अभी पॉइंट्स याद रखो बस, अभी हम आगे इसके बाद समझेंगे। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, रिस्क शेयरिंग, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं तो रिस्क शेयर हो जाएगा, और सीक्रेसी,
ये आपके पॉइंट्स हैं मेरिट्स के। मेरिट्स क्या क्या हैं? ईजी टू फॉर्म, देखो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मैंने कहीं पढ़ाया कि यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, सिंपल। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब देखो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप में यही तो ड्रॉबैक था कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और अभी हमने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप के ही आपके पॉइंट्स को ओवरकम किया पार्टनरशिप ने, यानी कि पार्टनरशिप में कुछ तो फ़ायदा है। तो यही फ़ायदा है कि यहाँ पे लार्जर रिसोर्सेज हो सकते हैं। क्यों? कहाँ? जहाँ पर वो एक ही बंदा पूरी फर्म चला रहा है, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पर कितने लोग आ गए, यहाँ पर आ गए 5 लोग। अब ऑब्वियसली अगर एक बंदा यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये लगा रहा था, तो यहाँ पे पाँचों अगर 100 भी लगाते हैं तो 500 रुपये लगा सकते हैं। प्लीज़ ये बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना, मैं थक गई हूँ इससे, ठीक है। तो अगर एक बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप में 100 रुपये लगा रहा था, यहाँ पे सभी 100 भी लगाएं तो पाँचों मिलके 500 रुपये लगाएंगे, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर XYZ कैसे भी रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, हर कोई लाइबल है, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, हर कोई मैनेजर है, हर कोई ओनर है, तो हर कोई सब कुछ है, तो सब कुछ सब बराबर बराबर करेंगे। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। ऐसा नहीं आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की तरह कि एक बंदा जो करता है करता धरता वही सारे काम करेगा, चाहे वो उसका डिसीजन गलत हो या सही हो। नो, यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क आ जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क हमने उसमें क्या पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, कि वहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, क्योंकि हर कोई मतलब आप कह लो ज़रूरी नहीं है सबके पास वो स्किल्स हों। यहाँ पे क्या है, सब क्योंकि पार्टनर्स हैं, राइट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स हैं, तो वो काम बांट लेंगे अपनी स्किल और अपनी नॉलेज और अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जिसके पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग अपना अपना काम बांट लेंगे। वो कहेगा मैं अकाउंट्स में अच्छा हूँ, ठीक है, मैं अकाउंट्स का डिपार्टमेंट संभाल लेता हूँ। मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, तो मैं मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभाल लेता हूँ। इस हिसाब से क्या होता है, वो डिवीजन ऑफ वर्क कर लेते हैं, और इससे एफिशिएंसी बढ़ती है भाई, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, फाइनेंस संभालने में, कोई अकाउंट संभालने में, कोई सेल संभालने में, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं पार्टनरशिप में। फिर आता है आपका रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग में क्या है, मतलब वो इक्वली रिस्क शेयर करेंगे, हर कोई उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑल द पार्टनर्स शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो, इन द सेम नॉट राशन, इट्स रेशियो, ठीक है, सेम रेशियो में शेयर करते हैं एज दे शेयर देयर प्रॉफिट्स। जितने रेशियो में वो आपका प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मान लो 5 लोग हैं, 5, तो उनका रेशियो है 5:10:2:1:7। ये पांचों का प्रॉफिट का रेशियो है। इस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो इसी रेशियो में वो क्या करेंगे, रिस्क, यानी कि रिस्क का मतलब लॉस भी शेयर करेंगे। ये नहीं कि खाली प्रॉफिट खा लिया और रिस्क अगर या फिर लॉस फेस किया तो एक के ऊपर थोप दिया ना, इसमें सब इक्वली शेयर किया जाता है। लास्ट आपका आता है सीक्रेसी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सब पार्टनर्स क्या हैं, उन्होंने क्या किया है, एक तरह से पार्टनरशिप डीड साइन की है, एग्रीमेंट साइन किया है। और वो लोग पार्टनरशिप जो फर्म होती है ना, उस के ऊपर कोई वो नहीं होती, आप कह लो जिम्मेदारी, या फिर कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने हैं मार्केट में पब्लिकली। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में भी नहीं था, वो ज़रूरी नहीं है वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करे। तो यहाँ पर भी अकाउंट्स को पब्लिश करना इज़ नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है डेटा लीक होने के। कोई भी आपकी जो टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की, उनको लीक करने की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आप पब्लिश ही नहीं कर रहे हो अकाउंट्स। और सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो ग्रुप से ही लिए जाते हैं, जो पार्टनर्स है वही लेते हैं, उनके अलावा कोई 5 मेंबर्स है तो छठवां इंसान कोई नहीं है, तो वो भी लीक नहीं करेगा। और आप अकाउंट्स भी पब्लिश नहीं कर रहे हो, तो साथ ही साथ इससे आपकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। आपकी जो भी टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की, कॉस्ट की, या किसी भी चीज़ की, जिस टेक्निक से, जिस स्ट्रैटेजी से आप काम कर रहे हो, वो सीक्रेट रहेगा। यहाँ पे कुछ पब्लिकली आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे मेरिट्स हैं। क्या क्या हैं, फॉर्मेशन इजीली हो जाता है आपका, और क्या कह सकते हैं, रिस्क शेयरिंग है, सीक्रेसी है, साथ ही साथ आपका और क्या है, यहाँ पर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंटिन्यूटी भी है यहाँ पर, राइट।
अब इसके बाद फाइनली हमारे मेरिट्स आते हैं। मेरिट्स के बाद ही आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है क्योंकि मेरिट्स क्या क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस और रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब देखो इसमें जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज वाला पॉइंट है, आप लोग सोच रहे होगे अभी हमने भाई मेरिट्स में पढ़ा था कि अनलिमिटेड या फिर लार्जर रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पे लिख रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये इसका एक डीमेरिट है जो मैं अभी समझाऊंगी। साथ ही साथ लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी हमने फीचर पढ़ा था यानी कि मेरिट पढ़ा था। अब आप सोचोगे लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये भी एक डीमेरिट है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब हम बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स टू गेट देयर अकाउंट सेटल्ड। मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इक्वली जिम्मेदार हैं, सभी मेंबर्स हैं, सबका ही थोड़ा बहुत शेयर है कैपिटल में, प्रॉफिट में, रिस्क में। तो जब उनके ऊपर कर्जदार आएंगे अपना डंडा लेकर के पैसे लेने, तो वो सभी लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि हर किसी की प्रॉपर्टी, हर किसी की ज़मीन जायदाद, हर किसी की लाइबिलिटी जाएगी। तो लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है सबकी। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्योंकि एक ही बंदा है। जॉइंट हिंदू में सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि वही कर्ता धरता है, बाकी सबकी लिमिटेड। यहाँ पर सब इक्वल हैं, सब बराबर है पार्टनरशिप में, तो सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, राइट। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों हैं? देखो वैसे तो रिसोर्सेज अगर हम देखें तो थोड़े बहुत ज़्यादा हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से भी और शायद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से भी, पर जब आपका बिजनेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब आपका बिजनेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स बियॉन्ड अ स्पेसिफिक साइज़, क्योंकि भाई मेंबर्स तो अब 5 हैं, अब कहाँ से लाएं और रिसोर्सेज, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। किसमें? पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। ये तो इसका एक डीमेरिट है। पार्टनरशिप में मैंने क्या बताया था, किन दो के लिए आपका सूटेबल है या पॉपुलर है, एक तो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए और एक आपका मीडियम स्केल बिजनेस के लिए। और अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो वहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं या फिर आपके इनसफिशिएंट रह जाते हैं, और इसीलिए ये इसका एक डीमेरिट है। क्योंकि पॉपुलर ही स्मॉल और मीडियम के लिए, तो लार्ज के लिए तो पॉपुलर है ही नहीं, लार्ज के लिए ये सूटेबल नहीं है, तो ये इसका एक डीमेरिट है। तो यहाँ लार्ज के केस में इसके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं या फिर इनसफिशिएंट रह जाते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो भाई 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, पाँचों लोग अलग अलग हैं या फिर एक ही घर के भी हों, तो वैसे तो सबका दिमाग अलग होता है ना, सबकी सोच अलग होती है, सबकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, यानी कि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, सब अलग अलग एरिया से आए हैं, या फिर सबका जो भी है सब कुछ अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में हैं, राइट, हम में, आप में भी हैं। आपकी क्लास में अगर आपके साथ आपके ग्रुप में, आपका जो ग्रुप है क्लास में, उसमें भी अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 लड़के हो, 4 लड़कियाँ हों, उन सबकी भी थिंकिंग प्रोसेस अलग होगी, तो इन पार्टनर्स की भी अलग रहती है। तो इस हिसाब से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। ऑब्वियसली वो कहे कि नहीं यार हमको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो कहे नहीं करना है, उसमें लॉस हो जाएगा ज़्यादा। अब फिर इससे मतलब बहुत ज़्यादा बहस बढ़ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। इन शॉर्ट हो सकता है फिर वो कहे कि नहीं मैं पार्टनरशिप तोड़ रहा हूँ, इससे सबको लॉस फेस करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मार काट की सिचुएशन आ सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे अराइज होने के पूरे चांसेस है। फिर आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? पार्टनरशिप माइट गेट डिसकंटिन्यूड बाय द डेथ, ठीक है, डेथ पर डिसकंटिन्यू की जा सकती है। और किस पर डिसकंटिन्यू की जा सकती है? इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स, इवन अ पार्टनर, ठीक है, इट्स पार्टनर, इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेस जो फॉर्म है, बिजनेस फॉर्म जो है पार्टनरशिप वाला, ये कंटिन्यू किया ही जाए, या तो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई मर गया। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया निकल गया। इनकैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ द फार्मर्स मतलब मान लो एक के पास फंड्स ख़त्म हो गए,
तो ऑब्वियसली ना पार्टनरशिप जो फॉर्म है आपकी, जो आपका पार्टनरशिप है, ये टूटेगा। इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि वो खुद भी बैकआउट कर सकता है कि नहीं, अब मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, भाई मेरे पास अब पैसा नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, या फिर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए तो उस चक्कर में वो मान लो बैकआउट कर ले। तो इस केस में ये सारे रीजंस होते हैं किसके, कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी के। इस केसेस में, इन सारे केसेस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी आगे, पर वैसे कंटिन्यू की जा सकती है। अगर एक बंदा मर गया, कुछ भी हो गया, तो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपका आता है लास्ट पेज, जो कि है उसमें 2 डीमेरिट्स हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस लैक क्यों करता है यहाँ पे, मतलब पब्लिक का कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, पब्लिक इतना ट्रस्ट नहीं दिखाती, इतना फेथ नहीं शो करती पार्टनरशिप फर्म्स के प्रति। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये लोग क्या करते हैं, सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। मैंने बताया था अभी आपका मेरिट में। और सीक्रेसी कैसे मेंटेन होती है, क्योंकि इनको अकाउंट्स पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अकाउंट्स पब्लिश नहीं करते हैं, यानी कि लोगों को नहीं पता ये क्या प्रोडक्शन, मतलब कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या इनकी टेक्निक्स हैं, कौन से गुड्स यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी मशीन से प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कितना पैसा लग रहा है, कितने प्राइस पर बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इतना सारा डेटा ये लोग नहीं शो करते हैं लोगों को, तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे। ऑब्वियसली आप नहीं, अगर मान लो कोई भी खाने की चीज़ उस पर इंग्रेडिएंट्स ना लिखे हों कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। मान लो जो रेड और ग्रीन वाला साइन बना होता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का, कुछ पैकेट्स पर, राइट, जो रेडी टू ईट पैकेट्स होते हैं, तो उन पे साइन नहीं बनाओ तो आप ट्रस्ट कर लोगे कि ये शायद हो सकता है नॉन वेज भी हो। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए वो नहीं मानेगा, वो नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये लोग अपने अकाउंट्स और अपनी एनुअल रिपोर्ट्स, अपना एनुअल डेटा पब्लिश नहीं करते हैं, तो इनके पास मतलब पब्लिक का इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, पब्लिक इन पर ट्रस्ट नहीं करती, इनके पास फेथ शो नहीं करती, राइट। नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। मतलब म्यूचुअल एजेंसी मैंने कैसे बताया कि जो एक बंदा है अगर वो कुछ कर रहा है तो वो दूसरे बंदे को भी झेलना पड़ेगा, बाकियों को। एक ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो बाकियों को भी झेलना पड़ेगा, मतलब बाकी भी उसमें साथ देंगे, बाकी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि सारे लोग हर चीज़ के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर बाइंड्स ऑन अदर पार्टनर्स। और मान लो उनमें से एक बंदा ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट है, इफ़ वन ऑफ देम इज़ डिसऑनेस्ट देन अदर्स विल हैव टू सफ़र ह्यूज लॉस। मान लो वो एक बंदा ही क्या कर रहा है, अपना सारा डेटा लीक कर रहा है किसी और को जाके, जैसे मूवीज़ में नहीं देखते हैं कि वो दूसरी विलन वाली पार्टी में जाके मिल गया है, वहाँ पे अपना डेटा लीक कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस चक्कर में पार्टनरशिप फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ऑब्वियसली वो उसको भगा देंगे, भाई पार्टनरशिप टूट जाएगी, लोगों का ट्रस्ट और नहीं रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस पे आप जो मतलब एक डीमेरिट बनता है पार्टनरशिप का, क्या है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जो है, म्यूचुअली जो आप काम कर रहे हो उसमें ये भी रिस्क है कि एक तो एक बंदे की हरकत से दूसरों को भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसने कुछ गलत काम किया, एक बंदा अगर कुछ काम कर रहा है, उसने मान लो ज़्यादा पैसा लगा दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको पैसा नहीं लगाना था, वो अच्छा नहीं है, राइट, उसमें प्रॉफिट अगर नहीं होगा बाकी 4 के अकॉर्डिंग, पर उसने एक ने कर दिया तो भी वो चारों फंसेंगे, क्योंकि चारों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सारे क्या हैं, डीमेरिट्स हैं किसके, पार्टनरशिप के। और इसी के साथ हमारा क्या ख़त्म होता है, हमने आज 2 फॉर्म्स पढ़ लिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। अब पर यहाँ पर देखो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होता, पार्टनरशिप की और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैं, आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। पार्टनरशिप से रिलेटेड 1-2 टॉपिक्स और हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था तो इसीलिए ऑब्वियसली एक में हम नहीं कर सकते थे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।